नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुरुवार 25 जनवरी को 12वां दिन है। कांग्रेस की यह यात्रा फिलहाल असम राज्य में मौजूद है और आज यहां से अपना सफर पूरा कर न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और एक दिन पहले ही यानी कल बुधवार को टीएमसी ने घोषणा की है कि वह राज्य में लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। इसके साथ ही टीएमसी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी उन्हें अब तक न्योता नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इसके बावजूद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने को लेकर हमसे बात नहीं की गई। बंगाल से जुड़े किसी भी मामले में हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। असम में जारी न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने असम सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि असम के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रिमोट से कंट्रोल करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर यात्रा के दौरान नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने हमारी यात्रा के दौरान हिंसा की, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को हिंसा से नहीं काटा जा सकता, हिंसा को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि असम मोहब्बत और भाईचारे का प्रदेश है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री को देश का सबसे भ्रष्ट सीएम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम का है। राहुल गांधी ने कहा कि आपका मुख्यमंत्री आपसे हर चीज में पैसे लेता है। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया गया है और आज गुरुवार को मैक्रोन जयपुर से भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में फ्रांस का 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड दस्ता हिस्सा लेगा। फ्रांसीसी विदेशी सेना के फ्रांसीसी मार्चिंग दल में 6 भारतीय भी शामिल हैं। इसके अलावा समारोह में फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान और एक एयरबस A330 मल्टीरोल टैंकर परिवहन विमान भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज मैक्रोन की अगवानी के लिए जयपुर पहुंचेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और छात्रों और पेशेवरों के वीजा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने, लाल सागर की स्थिति, हमास इजराइल संघर्ष और यूक्रेन में युद्ध पर भी विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और 2012 की ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने कल बुधवार को बॉक्सिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुक्केबाजी के इतिहास में कई कीर्तिमान रचने वाली 41 वर्षीय मैरी कॉम ने स्वीकार किया कि उन्हें अभी भी एलीट लेवल पर खेलने की भूख है, लेकिन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नियम ऐसा करने की इजाजत नहीं देते, जिस वजह से उन्हें रिटायर होना पड़ रहा है। बता दें कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नियमों के मुताबिक 40 या उससे अधिक उम्र के एथलीटों को पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मनीष कुमार ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने की मांग वाले केस से खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने सर्वे की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अब यह मामला हाईकोर्ट के पास है। वहीं अब न्यायमूर्ति मनीष कुमार के खुद को केस से अलग करने के बाद कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस केस में 31 जनवरी तक एक नए जज की नियुक्ति करेंगे और इसी दिन केस की अगली सुनवाई की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में 2024 के अंतरिम बजट की तैयारियों का अंतिम चरण हलवा समारोह के साथ शुरू हो गया है। बता दें, यह हलवा समारोह पारंपरिक तौर पर हर साल बजट की तैयारी की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आयोजित किया जाता है। दरअसल अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 1 फरवरी 2024 को पेश किया जाना है और यह 2024 का बजट भी कागज रहित होगा। बजट के सभी डॉक्यूमेंट्स केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई 2 फाड़ के बाद विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर देख रहे हैं। ऐसे में कल बुधवार को मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनसीपी के अजीत पवार गुट ने पार्टी की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। अजीत गुट ने कहा कि जयंत पाटिल एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के मनोनीत अध्यक्ष थे, उन्हें निर्वाचित तरीके से यह पद नहीं दिया गया था। अजीत पवार गुट के वकीलों ने कहा कि राज्य एनसीपी अध्यक्ष के रूप में पाटिल का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया था।
इस पर शरद पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह अभी भी एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं। जयंत पाटिल ने दावा किया कि उन्हें यह पद 3 साल के लिए निर्वाचित तरीके से दिया गया था। ऐसे में नई नियुक्ति तक वे ही इस पद पर बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कल बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और फैसला किया है कि राज्य में कोई नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है और फैसला किया है कि राज्य में कोई नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल 24 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें आईटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के बीच एक एमओयू को मंजूरी दी गई। इस एमओयू का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग, सूचनाओं को साझा करने और निवेश के माध्यम से संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा कैबिनेट ने 3 श्रेणियों में कोयला गैसीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पीएसयू और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। 3 श्रेणियों में इसके लिए वित्तीय सहायता के रूप में 8,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इस बैठक में भारत और डोमिनिक गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना से संबंधित प्रोटोकॉल को भी मंजूरी दी गई। बता दें कि मौजूदा समय में भारत और डोमिनिक गणराज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कोई द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्था नहीं है। भारत मुख्य रूप से डोमिनिक गणराज्य से सोना आयात करता है और उन्हें फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन आदि का निर्यात करता है। भारत से जारी तनाव के बीच मालदीव की 2 विपक्षी पार्टियों ने मुइज्जू सरकार पर ही निशाना साधा है। मालदीव की 2 विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेताओं ने भारत को सबसे लंबे समय का साथी बताते हुए मुइज्जू सरकार के भारत विरोधी रुख पर चिंता जाहिर की। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और देश के पूर्व मंत्री फयाज इस्माइल, संसद के डिप्टी स्पीकर अहमद सलीम और संसदीय समूह के अध्यक्ष अली अजीम ने एक साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के साथ मालदीव सरकार के रुख पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार भारत विरोधी रुख अपना रही है। एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों का मानना है कि विकास के भागीदार और खासकर देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बुरा साबित होगा। नेताओं ने कहा कि देश की सरकार को मालदीव के लोगों के फायदे और विकास के लिए सभी भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि मालदीव पारंपरिक रूप से करता आया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर समुद्री जहाज पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज पर हूती विद्रोहियों ने 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले की जानकारी यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। कमांड ने लिखा है कि हूतियों ने बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे अमेरिकी ध्वज वाले जहाज मैसर्क डेट्राइट पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। कमांड ने बताया कि जहाज पर विद्रोहियों ने अचानक हमला कर दिया। पहला मिसाइल समुद्र में गिर गया, वहीं दूसरे और तीसरे मिसाइलों को हमने नष्ट कर दिया। आगे लिखा गया है कि जहाज में कोई भी घायल नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं। बता दें कि इससे पहले भी विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर हूतियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को ही विद्रोहियों के बुनियादी ढांचे पर हमला किया था। रूस का एक सैन्य विमान कल बुधवार को दक्षिणी बेलगोरोद इलाके में यूक्रेन के साथ लगती सीमा पर क्रैश हो गया। जानकारी देते हुए रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इल्यूजन 76 नाम के सैन्य परिवहन विमान पर करीब 74 लोग सवार थे, जिनकी मौत हो गई। रूस के अधिकारियों के मुताबिक इसमें 65 यूक्रेनी युद्ध बंदियों, जिन्हें अदला बदली के लिए ले जाया जा रहा था, के साथ 3 गार्ड और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके रडार ने यूक्रेन से 2 मिसाइल लॉन्च किए जाने का पता लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस विमान को यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने जानबूझकर मार गिराया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में फिलिप द्वीप के समुद्र तट पर डूबने से 4 भारतीयों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी ऑस्ट्रेलिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने आज गुरुवार को दी। भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में दिल तोड़ देने वाली घटना विक्टोरिया के फिलिप द्वीप में डूबने की घटना में 4 भारतीयों की मौत हुई है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं, हम पीड़ित परिवारों के संपर्क में हैं।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज 25 जनवरी गुरुवार से हो गया है। राजीव गांधी स्टॉक मार्केट आज गुरुवार 25 जनवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,400 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 71,000 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 690 अंक चढ़कर 71,060 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 35 अंक फिसलकर 45,047 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।